हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक ट्रांजिस्टर को हम लोग एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेंगे, हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। कॉमन एमिटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो एमिटर टर्मिनल है ना, देखिए ये वाला एमिटर टर्मिनल है, ये बेस से भी कनेक्टेड है, ये बेस टर्मिनल है, तो देखिए यहाँ से सर्किट के थ्रू बेस से भी कनेक्टेड है। और ये जो एमिटर टर्मिनल है ये कलेक्टर टर्मिनल से भी कनेक्टेड है। ऑब्वियसली बीच में बैटरी रेजिस्टेंस वो सब तो होगा ही। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है? ऑब्वियसली ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है। और इसको बेस बायस्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस बेस में हमने कुछ बायसिंग दी है। ये जो बायसिंग वोल्टेज है ना, ये बायसिंग वोल्टेज देने से बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसलिए इसको बेस बायस्ड भी कहते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर में इनपुट साइड क्या होता है, हमने पहले बताया था कि ये वाला जो साइड हो ना, बेस की तरफ से जो हम लोग देखते हैं ये कहलाता है इनपुट साइड, और इधर से कलेक्टर साइड से जो हम लोग देखते हैं वो कहलाता है आउटपुट साइड। तो आप देख रहे हैं कि बेस के साइड में आपने एक वेरिएबल वोल्टेज VBB लगा दिया है, और कलेक्टर के साइड में भी एक वेरिएबल वोल्टेज VCC है। तो ये वाला वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको मेजर करने के लिए आपने ये लगाया है, ये हो गया V इनपुट। और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए आपने ये वोल्ट मीटर लगाया है। तो ये जो मेजर करेगा उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट वोल्टेज। तो ये है इनपुट वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज। अब अगर आप इनपुट वोल्टेज को ज़ीरो कर देते हैं, मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज इस सर्किट में ज़ीरो हो गया। अगर इनपुट वोल्टेज ज़ीरो होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर इनपुट वोल्टेज ही ज़ीरो है तो बेस करंट तो ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि बेस में करंट फ्लो करता है किसके कारण? इस वोल्टेज के कारण। तो अगर आपने इस वोल्टेज को ही ज़ीरो कर दिया है तो बेस करंट तो भाई ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर बेस करंट ज़ीरो हो गया तो कलेक्टर करंट क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि IC कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। अब इस बीटा को आप बीटा DC लीजिए या बीटा AC लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके लेवल पे दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है। तो अगर IB ज़ीरो है यानी कि बेस करंट ज़ीरो है तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी ज़ीरो होगा। तो चलो भाई यहाँ पे लिख दो IC इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सीक्वेंस समझिए कि अगर इनपुट वोल्टेज ज़ीरो है तो ये बेस करंट इनपुट करंट ज़ीरो होगा, IB ज़ीरो होगा तो IC ज़ीरो होगा। अब अगर IC ज़ीरो हो गया, ये वाला करंट ज़ीरो हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? देखिए ये करंट ज़ीरो है तो हमें पता करना है ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अगर आप इस लूप में आइएगा तो यहाँ पर करंट तो ज़ीरो है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? जितना ये VCC है उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इस रेजिस्टेंस RC में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ नहीं, कलेक्टर करंट ही ज़ीरो है, तो RC के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो हो गया। यानी कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस उतना ही होगा जितना आप यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अगर इनिशियली ये वाला वोल्टेज VC है, मतलब कुछ हाई वैल्यू पे है, VCC पे है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? उस VCC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ये V0 1 हो गया या हाई आउटपुट हो गया, VCC के बराबर हो गया। यानी कि ये स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर इनपुट साइड में ऑफ है तो आउटपुट साइड में ऑन हो गया। ये कौन सा गेट हुआ? आगे हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। इनपुट अगर आपने यहाँ पर ज़ीरो दिया, वोल्टेज यहाँ पर ज़ीरो दिया, तो आउटपुट यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये हुआ कि हाई वैल्यू हो गया। लॉजिक गेट्स में आप देखेंगे कि 1 का मतलब ये होता है कि हाई वैल्यू पे आ गया। तो यहाँ पर अगर इनपुट ज़ीरो है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आउटपुट तो 1 होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा है। कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा है यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, यानी कि
ये जो V नॉट है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, इस हाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई हो गया, या आउटपुट VCC हो गया, या आउटपुट 1 हो गया। तो ये स्विच की तरह काम कर रहा है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक केस के लिए दिखाया कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, नॉट गेट की तरह ये काम कर रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट केस होगा कि अगर यहाँ पर इनपुट 1 हो जाए तो देखिए क्या होगा। इनिशियली वोल्टेज 0 है, अब हम लोग धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो इस वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा सोचिए, ये वोल्टेज अगर बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली IB बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ेगा, सबको मालूम है। बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट IC भी बढ़ेगा, क्योंकि IC क्या होता है, बीटा टाइम्स IB होता है। अब IC अगर बढ़ेगा तो ये जो V नॉट है उसमें क्या चेंज होगा आप देखिए। इस V नॉट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू दिस VCC माइनस IC इंटू RC। ये मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है। आप इस लूप में आइए ना, ये वाला जो लूप है, इस पूरे लूप में अगर आप KVL लगा रहे हैं तो आप देखिए ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने V नॉट लिया है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IC इंटू RC। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, V नॉट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज VCC माइनस IC इंटू RC। तो ये इक्वेशन को ध्यान से समझ लीजिए, ये तो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि ये सिंपल KCL KVL से आ रहा है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज माइनस IC RC। और अभी हमने ये बताया कि अगर VI इंक्रीज करेगा तो IB इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करेगा तो IC इंक्रीज करेगा। तो अगर IC इंक्रीज करेगा तो यहाँ से देखिए IC अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि माइनस वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, यानी कि V नॉट धीरे धीरे घटता जाएगा। घटता जाएगा ना, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि ये VCC तो मान लेते हैं कि कुछ फिक्स वोल्टेज है, 5, 10, 6, 7 कुछ वोल्टेज हैं, उसमें से आप माइनस करते जा रहे हैं। और जो चीज़ को माइनस कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ये IC बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये जो V नॉट है वो धीरे 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 घटता जाएगा। और ये V नॉट है क्या, अगर आप यहाँ से देख लें इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो V नॉट ही है। और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VCE, क्योंकि C टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पर है, एमीटर टर्मिनल यहाँ पर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू VCE, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप यहाँ से देखिए इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है, V नॉट है, और ये दोनों पॉइंट क्या है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमीटर टर्मिनल है। तो V नॉट इज इक्वल टू VCE भी होगा। अब जैसे जैसे IC बढ़ेगा V नॉट घटेगा, तो ये VCE भी घटेगा। घटते 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 कुछ ये 0.1 के आसपास आ जाएगा। लेकिन जब ये घटने लगेगा तो घटते घटते क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। इनिशियली जब इनपुट वोल्टेज 0 था तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में था, सब कुछ कट ऑफ था, ठीक है। दोनों बेस एमीटर और बेस कलेक्टर दोनों रिवर्स बायस थे। जब आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हुआ, बेस एमीटर तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और इनिशियली ये बेस कलेक्टर रिवर्स बायस था, यानी कि ट्रांजिस्टर किस मोड में हो गया, नॉर्मल एक्टिव मोड में। अब जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, IC बढ़ता जा रहा है। IC बढ़ रहा है यानी कि V नॉट घट रहा है, V नॉट घट रहा है यानी कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी घट रहा है। ये घटेगा तो घटते घटते अल्टीमेटली ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ना वो रिवर्स बायस नहीं रहेगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया। ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन मोड में जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो VCE है ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वो 0 के आसपास हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में जाएगा तो ये वोल्टेज VCE कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में जाए तो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, ये जो VCE है ये 0 वोल्ट हो जाता है। तो सैचुरेशन में जाते ही ये वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट। तो देखिए सैचुरेशन में जाने से क्या हुआ,
इनपुट तो आपका हाई है क्योंकि आपने उसको बढ़ा दिया है, यानी कि इनपुट जो है वो 1 के करीब है। 1 मतलब हाई वैल्यू। अभी हम लोग ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन एज ए स्विच स्टडी कर रहे हैं ना, तो इनपुट वोल्टेज हम लोग हाई कर रहे हैं, यानी कि 1 पे कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, ये जो V0 है जो कि VCE के बराबर होता है, वो किसके बराबर हो गया, 0 वोल्ट के बराबर हो गया। यानी कि इनपुट अगर 1 पे है तो आउटपुट हो गया 0 पे। और पहले केस में हमने दिखाया था कि इनपुट अगर 0 पे था इनिशियली तो आउटपुट किस पे था, 1 पे था। तो ये तो बिल्कुल एक स्विच की तरह काम कर रहा है ना। इसको आपने जब ऑफ किया तो आउटपुट में आपको ऑन मिल रहा है, इधर 0 तो इधर 1 मिल रहा है। इधर जब आपने ऑन किया यानी कि इधर जब 1 किया तो इधर हमें 0 मिल रहा है। तो ये स्विच की तरह काम कर रहा है। कौन सा स्विच, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, निगेशन है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, इनपुट जो आता है उसका उल्टा कर देता है आउटपुट, तो इसको कहते हैं लॉजिकल निगेशन। तो ये जो ट्रांजिस्टर है जब स्विच की तरह काम करता है तो बेसिकली ये लॉजिकल निगेशन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इनपुट 0 आउटपुट 1, और जब इनपुट हाई हो गया, VI बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में धकेल दिया, तो इनपुट क्या हो गया, 1 हाई हो गया। आउटपुट क्या हो जाएगा, VCE वोल्टेज ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर, वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में है तो VCE वोल्टेज तो 0 होता है। तो ये हो गया नॉट गेट। यहाँ से आप ये देखिए कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ करते हैं तो ट्रांजिस्टर किस किस मोड में काम करता है। इनिशियली जब इनपुट 0 था तो ट्रांजिस्टर था कट ऑफ मोड में, ठीक है, कट ऑफ मोड में था। और बाद में जब इसका इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है तो ट्रांजिस्टर किस में काम करता है, तब ट्रांजिस्टर काम करता है सैचुरेशन मोड में। जो ट्रांजिस्टर होता है उसका हमने ये V0 वर्सेज VI ग्राफ बनाया है, इसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है कि इनपुट वोल्टेज को आप आउटपुट वोल्टेज में कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब इनपुट वोल्टेज 0 था, इस रीजन के आसपास था, तो आउटपुट वोल्टेज V0 क्या था, हाई था, आउटपुट वोल्टेज हाई था। और उस रीजन में ट्रांजिस्टर किस रीजन में था, कट ऑफ रीजन में था, कट ऑफ मोड में था, यहाँ पर था। धीरे धीरे आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज जब बढ़ाया तो देखिए V0 घट रहा है, घट रहा है, घटते जाओ घटते जाओ। ये जो बीच वाला रीजन है ये होता है एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड या नॉर्मल एक्टिव मोड। घटते घटते एक पॉइंट आएगा कि जो V0 है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। तो इस रीजन में देखिए आउटपुट वोल्टेज हो गया 0, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, हाई है। तो ट्रांजिस्टर जब एज अ स्विच काम करता है तो वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, इन दोनों रीजन में काम करता है। कभी भी आपसे ये जेईई मेंस वगैरह में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम कर रहा है तो वो कट ऑफ रीजन में काम करता है या एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन में या इन दोनों में। तो सही ऑप्शन होगा कि जब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है तो वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, इन दोनों रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में तो आप देख रहे हैं कि इनपुट भी जो कुछ बीच बीच का है, आउटपुट भी कुछ बीच बीच का है। तो जब हम लोग स्विच की बात करते हैं तो हमको तो बीच का कुछ आउटपुट नहीं चाहिए ना, हमें तो बस ये चाहिए कि आउटपुट या तो 0 हो या 1 हो। तो आउटपुट 1 कब होगा, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है। आउटपुट 0 कब होगा, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। बीच का जो ये रीजन है ना, एक्टिव रीजन, उस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो अगले पार्ट में हम लोग यही देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है। वो किस रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में, इस रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है। सेम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। आपने बेस में इधर जो इनपुट साइड है इसमें कुछ वोल्टेज दे दिया है, इधर से VI कुछ इनपुट AC वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया है, इधर भी बायसिंग कर दी है, VCC वोल्टेज है, और आउटपुट हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं, ये V0 है। तो ये थोड़ा डरावना सा सर्किट है क्योंकि इसमें कैपेसिटर वगैरह भी लग गया है। इस कैपेसिटर का रोल बस यही होता है कि ये जो VI है इससे कोई DC करंट वगैरह पास नहीं करे, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ इस तरह का होता है ना, 1/ωc, और DC में
ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डीसी के लिए ये जो कैपेसिटर है इसका इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का बस वही रोल है, तो इसलिए इस कैपेसिटर को देखकर उतना घबराने का नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये इनपुट साइड इधर है, ये जो हो गया आउटपुट साइड हो गया। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट में करंट और वोल्टेज का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में इनपुट साइड के करंट और वोल्टेज और आउटपुट साइड के करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। इनपुट साइड क्या होगा, बेस एमीटर, ये वाला जो लूप है ना ये कहलाता है इनपुट साइड। इधर से आप इनपुट दे रहे हैं ना, बेस से इनपुट दे रहे हैं। ध्यान रखिए जब भी एम्पलीफायर की बात हो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा और इनपुट जो है वो बेस वाले टर्मिनल में लगाया जाएगा। आउटपुट किधर से होगा, कलेक्टर साइड में होगा। और ये जो एमीटर है ये तो बेचारा धरती पकड़ के यहाँ पर बैठा रहता है। तो हम लोग इनपुट साइड वाला जो लूप है ना, ये वाला लूप, इसमें केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। केवीएल इक्वेशन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वी बी बी दिस इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी वोल्टेज ड्रॉप, प्लस आप यहाँ पर कर दीजिए वी बी ई, ये भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, ये बी है और ये ई है तो ये वी बी ई वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ, तो प्लस कर दीजिए वी बी ई। ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से आया, आपने इस लूप में केवीएल लगाया तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। उसी तरह हम लोग आउटपुट साइड में आते हैं और यहाँ भी केवीएल लगाते हैं, तो यहाँ भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो भी लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दिस वी सी सी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर कलेक्टर करंट आईसी है तो हो जाएगा आईसी इंटू आर सी, प्लस कर देते हैं यहाँ पर वी सी ई, ये हो जाएगा। तो देखिए दो इक्वेशन हमने लिखा है, बिल्कुल सबको क्लियर होगा। इनपुट साइड के लिए ये इक्वेशन, ये वाला, आउटपुट साइड इधर केवीएल लगाइए तो ये इक्वेशन, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का हमने दो इक्वेशन लिख दिया। अब जब भी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है तो ये जो वी बी बी और वी सी सी यहाँ पर दिखा रखा है, इसका तो मेन रोल होता है कि ट्रांजिस्टर में बायसिंग वगैरह प्रोड्यूस करना। असली खेल खेलता है ये जो वी आई और वी ओ है ना, वो इनपुट वोल्टेज को आप कुछ कुछ चेंज करते हैं। यानी कि ये तो बेस इक्वेशन हो गया, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बेसिक लेवल का हो गया कि ठीक है चलो भाई ये बेस इक्वेशन है। इसके ऊपर नीचे कितना वेरिएशन हो रहा है वो हम लोग के लिए ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात होती है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, इस इक्वेशन में वेरिएशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये पता करेंगे कि अगर हम लोग इस वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज लाएं तो करंट में कितना चेंज होगा, इसमें कितना चेंज होगा, आईबी में चेंज होगा तो आईसी में कितना चेंज होगा। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे या इसको हम लोग डेल्टा के टर्म्स में लिखें तो देखिए क्या होगा। ये जो वी बी बी है ये क्या है, इधर का इनपुट साइड का वोल्टेज है, तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब एक्सटर्नल इनपुट में कुछ कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा तो आप कर ही सकते हैं ना। तो इस वी बी बी को हम लोग वी आई भी लिख देते हैं, क्योंकि ये सब नोटेशन देखिए अब चलता है, कहीं आपको वी बी बी मिल जाएगा, कहीं वी आई मिल जाएगा। ये जो आर सी है कहीं पे आपको इसको आर एल लिख दिया जाएगा, लोड रजिस्टर लिख देंगे। यहाँ पर एक आर बी है, कहीं कहीं आपको ये भी कर सकते हैं कि जो बेस एमीटर जंक्शन है ना उसका भी तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कम ही होता है लेकिन थोड़ा सा तो होता है, उसको आर आई भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये दे दिया जाएगा कि इसको भी इंक्लूड करो, तो उस केस में ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप ऐसे लिख दीजिएगा आई बी इंटू आर बी प्लस आर आई कर दीजिएगा। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, क्योंकि अगर इस बेस एमीटर जंक्शन का भी कुछ अगर अपना रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस को आप इस लूप में इंक्लूड कर लीजिए। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपिटल आर बी प्लस दिस आर आई क्या हो जाएगा, आई बी इंटू आर बी प्लस आर आई। तो ये तरह तरह के वेरिएशन चलते हैं नोटेशन में भी, और कभी आपको दे दिया जाए कि बेस एमीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो, कभी होगा कि नहीं नहीं इसको इंक्लूड करो, 10 ओम है या 20 ओम है। तो इस तरह का वेरिएशन क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो वी बी बी है क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो चेंज करने पे इसको हम लोग ऐसे लिख दें डेल्टा वी आई। डेल्टा वी आई का मतलब हुआ चेंज इन इनपुट वोल्टेज। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बी। डेल्टा आई बी का मतलब क्या हुआ कि बेस करंट में कितना चेंज हुआ। चेंज तो होना ही है ना, क्योंकि अगर आपने इनपुट साइड में वोल्टेज को चेंज किया, बढ़ाया है,
तो ऑब्वियसली बेस करंट भी बढ़ेगा। इनटू यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा आरबी। ये आरबी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है ना, ये आरबी तो फिक्स है। मान लीजिए कि 1 किलो ओम है तो 1 किलो ओम ही रहेगा। आप वोल्टेज यहाँ पर 1 वोल्ट दीजिए या 10 वोल्ट दीजिए, ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होना है, तो आरबी ही रहेगा। अब इस प्लस VBE को देखते हैं, इसमें क्या कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये VBE क्या है, ये तो बेस एमिटर वोल्टेज है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, जो कि होगा ही ना, ये सब इक्वेशन तो हम लोग नॉर्मल एक्टिव मोड के लिए लिख रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है तो वो नॉर्मल एक्टिव मोड में होता है। तो ये वाला जो VBE है, ये तो सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट पे फिक्स रहता है। 0.6 कहिए या 0.7 कहिए, सिलिकॉन के लिए इतना होता है, जर्मेनियम के लिए आई थिंक 0.2 वोल्ट होता है। तो ये तो फिक्स है ना, तो इसका तो डिफरेंशियल 0 होगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आउटपुट साइड में। इधर इक्वेशन में क्या लिखा जाए, ये जो V0 है, V0 क्या है, बेसिकली है वोल्टेज अक्रॉस दीज टू एंड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को V0 के टर्म्स में लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। देखिए हम लोग बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप एक ही चीज़ को 50 तरह के इक्वेशन से लिख रहे हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। V0 क्या है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज, यही है ना आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्या हो जाएगा, ये VCC वोल्टेज है, उसमें से माइनस कर दीजिए IC इंटू RC। इस RC के अक्रॉस जितना ड्रॉप हुआ उतना माइनस कर दीजिए। तो V0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब इस V0 में भी अगर हम लोग फाइंड करें कि कितना चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो VCC है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल दिखाया है, लेकिन हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ही बार में दोनों साइड तो कुछ चेंज नहीं करिएगा ना। आप एम्पलीफायर बना रहे हैं तो आप ये देखेंगे ना कि इनपुट में अगर हमने 1 वोल्ट का चेंज किया तो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। ये तो नहीं करेंगे कि इनपुट में भी 1 वोल्ट का चेंज कर दो, आउटपुट में भी चेंज कर दो, तो फिर इनपुट और आउटपुट में रेशियो पता ही नहीं चलेगा। तो डायग्राम में यहाँ पर ये एरो ऐसा दिखा दिया है क्योंकि NCERT की बुक्स मैंने डायग्राम लिया है, लेकिन इस VCC को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये VCC कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये भाई भाग जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा V0 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा IC इंटू RC। ये RC भी तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो ये दो ब्लू वाला जो इक्वेशन है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इधर क्या दिखा रहा है कि इनपुट वोल्टेज में चेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा IB इंटू RB। आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा IC इंटू RC। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, डेल्टा V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज में चेंज। जब रेशियो लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, इसका जब हम लोग रेशियो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V0 डिवाइडेड बाय डेल्टा VI। ये क्या हो जाएगा, -1 रहेगा ही। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, डेल्टा IC कलेक्टर करंट में चेंज डिवाइडेड बाय बेस करंट में चेंज इनटू हो जाएगा RC बाय RB। ये हो गया, ये सबको क्लियर होगा। बस हमने इन दोनों चीज़ का रेशियो ले लिया है। अब ये डेल्टा IC बाई डेल्टा IB क्या होता है, जब हम लोगों ने बीटा बताया था ना आपको, बीटा क्या होता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो वहाँ पे बताया था कि बीटा AC क्या हो जाता है, चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC डिवाइडेड बाई चेंज इन बेस करंट। तो ये किसके बराबर होता है, बीटा AC के बराबर। अब इसको आप बीटा AC लिखिए या बीटा DC लिखिए या सीधे सीधे बीटा लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस लेवल पे तीनों बराबर होते हैं। तो आप इस चीज़ को डेल्टा IC मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट, और ध्यान रखिए ये कलेक्टर करंट बेसिकली आउटपुट करंट ही है, क्योंकि कलेक्टर साइड क्या है, ये आउटपुट साइड है इस सर्किट का। तो डेल्टा IC का मतलब हुआ चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB मतलब चेंज इन बेस करंट या चेंज इन इनपुट करंट। इसका रेशियो हो जाएगा बीटा, तो इसको हम लोग लिख देंगे बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इंटू RC बाई RB। तो इस चीज़ को हटा करके यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए माइनस बीटा। तो ये आपको रेशियो दे रहा है किस चीज़ का, ये क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं AV। AV का मतलब क्या हुआ,
कि वोल्टेज में कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ, वोल्टेज का कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ। यहाँ अगर हमने 2 वोल्ट से वोल्टेज चेंज किया है इनपुट साइड में, तो यहाँ पर कितने वोल्ट से चेंज हुआ, 20 वोल्ट से या 40 वोल्ट से। और ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो है ना, ये ग्रेटर देन 1 ही आपको मिलेगा। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 इसलिए होता है क्योंकि बीटा तो हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन 1 होता है, 20, 30, 40 कुछ होगा। और सर्किट को हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि ये जो RC है ना, ये वाला RC इस RB से बहुत ज़्यादा होता है। इस RC को कभी कभी बुक में या क्वेश्चन में आपको RL भी लिख दिया जाएगा। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, लोड किधर डालते हैं, आउटपुट साइड में, तो इस RC की जगह RL भी लिख दिया जाएगा। इस RB की जगह बुक में कभी कभी आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्या, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल ri, तो यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा RB प्लस RI, यानी कि ये RB प्लस ये RI पूरा पूरा क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस। ये RC क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस। इसी को कभी कभी लोड रेजिस्टेंस या RL भी लिखते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए या समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू RC बाई RB। अब हमने वोल्टेज गेन जो फाइंड कर लिया, इससे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज, उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज है। क्यों फेज चेंज है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप इस इक्वेशन से देखिए ना, यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर IC बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा। इतना तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये माइनस है। अब अगर आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इनपुट बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ा, इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो इनपुट करंट भी बढ़ेगा, इनपुट करंट बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो V0 घटेगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा। इसको हमने पहले भी समझाया था, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक माइनस है। तो इसी को कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज चेंज है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, आई थिंक जेईई मेन 2017 में, कि कलेक्टर एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जा रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक बढ़ता है, इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज घटता है। इस चीज़ को आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो हमने ग्राफ बनाया था ना, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन तो स्विच के लिए हो गया। इन दोनों मोड में तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। ये जो एक्टिव रीजन है ना, इस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्लोप देखिए नेगेटिव है ना, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है आउटपुट वोल्टेज घट रहा है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो एक्टिव रीजन है ना, इसमें जो ट्रांजिस्टर का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट लीनियर है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। लेकिन ये वाला रीजन आप देखिए तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला, जादुई फॉर्मूला निकाल कर दिया ना, AV इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स RC, आउटपुट साइड में रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई RB, ये निकाल के दिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि AV क्या होता है, AV होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो इसको V0 बाई VI भी लिखिए या डेल्टा V0 बाई डेल्टा VI लिखिए। ये जो बेसिकली है V0 और VI, ये बेसिकली आपको चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना कि ये जो AV है वो क्या है, इस लाइन का स्लोप है, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। बीटा तो किसी ट्रांजिस्टर का कांस्टेंट ही होगा ना, बीटा तो उसका कांस्टेंट ही होगा, 10, 20, 50, 60 जो भी होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि AV क्या है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, बीटा इंटू RC बाई RB। और ये माइनस है, इसलिए देखिए ये नेगेटिव स्लोपिंग लाइन है, देख रहे हैं ना। तो ये स्लोप तो कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, RC भी कांस्टेंट है, RB भी कांस्टेंट है। यानी कि इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हमने जब AV फाइंड कर लिया, यानी कि वोल्टेज गेन फाइंड कर लिया, तो पावर गेन क्या हो जाएगा, AP। पावर गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, यानी कि वोल्टेज गेन यानी कि माइनस बीटा इंटू RC बाई RB इंटू कर दीजिए करंट गेन। तो करंट गेन क्या होता है, करंट गेन का मतलब तो यही हुआ ना, डेल्टा IC डिवाइडेड बाई डेल्टा IB। करंट गेन तो यही हुआ,
क्योंकि डेल्टा IC क्या है, आउटपुट साइड में जो करंट में चेंज हुआ वो, और डेल्टा IB क्या है, इनपुट साइड में जो करंट में चेंज हुआ वो। तो डेल्टा IC बाई डेल्टा IB क्या होता है, ये बीटा के बराबर होता है। तो पावर गेन के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, यानी कि इंटू एक और बीटा करिए, यानी कि बीटा स्क्वायर कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिए। इसका डेरिवेशन में बिल्कुल एक लाइन का होता है, AV हो गया वोल्टेज गेन इजकल टू माइनस बीटा इंटू RC बाई RB, पावर गेन हो गया AP इजकल टू माइनस बीटा स्क्वायर इंटू RC बाई RB। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिस्टर एज स्विच जब काम करता है तो वो या तो कट ऑफ मोड में होता है या सैचुरेशन मोड में होता है। ट्रांजिस्टर जब एज एन एम्पलीफायर काम करता है तो वो नॉर्मल या नॉर्मल एक्टिव मोड में होता है। इस बीच वाले रीजन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है। इधर वाले रीजन में ये हो गया कट ऑफ रीजन, इसमें वो एज अ स्विच काम कर रहा है। इस सैचुरेशन रीजन में भी वो एज अ स्विच काम कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा कॉमन एमिटर सर्किट दिया रहे तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। सिंपल ये दो इक्वेशन, इधर के इनपुट साइड में एक KVL लगाइए, आउटपुट साइड में KVL लगाइए, ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। और उसके बाद आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में जो भी पूछा है ना आप फाइंड कर लीजिएगा। सिर्फ आपको ये दो इक्वेशन जिसको मैंने रेड से लिखा है ना, वहाँ से स्टार्ट करिए, उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, दोनों साइड में KVL लिखिए, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।